That is unit number 1, history of healthcare and nursing. मीन्स के जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है और जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसकी हिस्ट्री क्या है. It is lecture number 1. These are the questions asked in your contents. We will see them one by one. Summary of ancient cultures, site of healthcare in ancient cultures, Islam and nursing, founder of nursing, historical perspectives of nursing, nursing in Mughal period, nursing defined by different scholars, definition of nursing by World Health Organization, types of nursing educational programs, history of nursing education in Pakistan. We will cover all these questions in this lecture. Let's start from question number 1. Question number 1, summary of ancient cultures. मीन्स के एंशियंट कल्चर्स में किस तरह से जो हेल्थ डिपार्टमेंट था और नर्सिंग हेल्थ केयर सिस्टम था ये किस तरह से जो था डेवलप हुआ था. अर्ली सिविलाइजेशन. In early civilization, the Egyptian era is best known for advancement in every walk of life. Egyptian physicians are believed to have specialized in certain diseases such as internal diseases, fractured bones, and wounds. They used to hire women to assist childbirth. These women were the first recorded nurses. अगर आप इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ें तो इजिप्शियन हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो अभी भी अगर हम देखें तो हम हैरान हो जाएं उनको देख के. उन लोगों ने हर फील्ड में इतना काम किया कि अभी भी हमारी अकल जो है वो हैरान हो जाती है. हम परेशान हो जाते हैं कि ये चीजें किस तरह से बनाई गई थी. तो उस वक्त जो हेल्थ सिस्टम था वो भी कोई इतना अनप्रिविलेज नहीं था. वो लोग जो थे वो हेल्थ केयर करना जानते थे. सर्टन इंटरनल डिजीजेस थी और फ्रैक्चर्ड बोन जो उन लोगों की होती थी उसको वो ट्रीट कर लेते थे और बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे. एज दो उनके पास उस वक्त वो फैसिलिटीज नहीं थी, वो स्टरलाइजेशन वगैरह और उस तरह की टेक्निक्स नहीं थी उन लोगों के पास, लेकिन वो ट्रीटमेंट जो था वो कर लेते थे और केयर भी प्रोवाइड करते थे. दूसरा, उस दौर में जब डिलीवरी होती थी किसी फीमेल की तो उस वक्त वो क्या करते थे, सर्टन जो स्पेसिफिक फीमेल्स होती थी किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया की, तो उन फीमेल्स को वो बुला कर लाते थे कि वो जो है असिस्ट करें फीमेल को ड्यूरिंग द डिलीवरी. तो वो वुमेन जो थी सबसे पहले उनको फर्स्ट रिकॉर्डेड नर्सेस कहा जाता है. Then comes to Greece. The Greeks believed in Apollo. They called him god of healing and prayed to him for magic cures for their illness. आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा बहुत सारी जगहों पर कि जो ग्रीक लोग थे उनको कहते हैं कि उनके ग्रीक गॉड्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और हर चीज के लिए डिफरेंट गॉड उनका होता है और वो उसी से प्रे करते हैं स्पेसिफिकली. तो उनका ये मतलब बिलीफ था ग्रीक लोगों का कि जो अपोलो है गॉड उनका, वो मैजिकली क्योर कर देगा किसी भी पेशेंट को. और उनका ये भी मानना था कि उस दौर में जब वो लोग ये प्रे करते थे कि अगर कोई बीमारी अगर आती है तो वो सिर्फ इस वजह से आती है, इसलिए बीमारी आती है किसी भी पर्सन के ऊपर कि वो गलत काम करता है, और अगर कोई बीमार नहीं होता तो मतलब ये कि वो बहुत अच्छा है. तो वो हमेशा ये प्रे किया करते थे कि हमें जो है डिजीज ना आए, और वो कोशिश करते थे कोई गलत काम उनसे ना हो ताकि उनको डिजीज जो है वो ना अटैक करे. तो फर्स्टली हिपोक्रेटिस था जिसने कहा था कि डिजीज के नेचुरल कॉजेज होते हैं, मैजिकल कॉजेज नहीं होते हैं. कोई मैजिक कर दे तो डिजीज नहीं होती है, कुछ आप बुरा कर दो तो डिजीज नहीं होती है. हाँ, आपकी सर्टेन हैबिट्स होती हैं या आपके एनवायरनमेंट में सर्टेन ऐसी जो वेरिएशंस आती हैं उनकी वजह से जो है डिजीज डेवलप करती है. Let's come to Roman Empire. After 300 BC, early physicians built on the groundwork of their Egyptian and Greek predecessors. They are the best known for their advanced work in health and healthcare system. इन लोगों ने क्या किया, जो इजिप्शियन और ग्रीक जिन्होंने पूरा काम किया था, वर्क किया था हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, उनके वर्क को उठाया और सर्टेन एडवांसमेंट्स लेकर आते गए उनके अंदर. मीन्स उन्होंने एक ऐसी स्पेसिफिक जगह बना ली जहाँ पे हेल्थ केयर जो सिस्टम था उसको रन किया जा सकता. स्मॉल हॉस्पिटल्स बना लिए, ऐसी सेटिंग्स बना ली जहाँ पे पेशेंट्स को लाया जाता और उनको ट्रीट किया जाता था.
देन क्रिश्चियनिटी आई, दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। नर्सिंग बिगन टू हैव अ फॉर्मल रोल, उनको फॉर्मल रोल मिलना शुरू हो गया। देन लोगों को ये बिलीव बन गया कि जो लव और केयर है वो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है। सर्टन मेडिसिन देने से या कोई ट्रीटमेंट करने से पेशेंट जो है वो हीलिंग नहीं होती पेशेंट के अंदर। लव और केयर जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। दैट्स वाई नर्सेज जो है वो मोस्टली फीमेल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल जो है उसके अंदर एक ऐसा अल्लाह ताला ने सोच, एक ऐसी मतलब चीज अल्लाह ताला ने रख दी है उसके अंदर कि वो जो है प्यार बांटती है और वो केयर ज्यादा करती है, सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू मेल। नर्सिंग बिकम अ वोकेशन, एक पेशा बन गया। स्लोगन ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज लव द नेबर एज thyself, कि अपने हमसायों को भी उतना प्यार दो, उतना ख्याल करो जितना कि आप अपना रखना चाहते हो, अपनों का जितना ख्याल करते हो। हेल्थ केयर हिस्ट्री को हम आगे लेकर चलते हैं तो मिडिल एजेस का दौर आ गया। मिडिल एजेस में रिलीजियन ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था नर्सिंग को डेवलप करने के लिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो थी उस दौर में बहुत ज्यादा लोगों ने अपना ली थी, तो क्रिश्चियनिटी ने आगे फर्दर डेवलप किया नर्सिंग को। हॉस्पिटल्स बनाए गए उस दौर में, नर्सिस ने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड की और ये सब कुछ उन्होंने डॉक्टर्स की डायरेक्शन पे किया। और नर्सिस के अलावा उस दौर में जो पादरी थे और जो नन थी उन लोगों ने भी केयर प्रोवाइड करना शुरू की। जो फादर्स होते हैं क्रिश्चियंस की जो चर्च है उसके अंदर, या जो नन्स होती हैं वो भी केयर प्रोवाइड करने लग पड़े। तो आहिस्ता आहिस्ता एक बिहेवियर डेवलप होता गया पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने का। देन कम्स टू 15th to 19th सेंचुरी। ये काफी क्राइसिस का दौर चला। पूरी दुनिया में फसाद हुए, जंगें लड़ी गई, आजादी की जंगें हुई। उसके अलावा जो थी आपस में खाना जंगियां हुई बहुत सारे ममालिक के अंदर। तो बहुत ज्यादा पॉवर्टी आ गई। हिटलर का दौर आप सबको पता होगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि पॉवर्टी जो थी वो आना शुरू होगी लोगों में। फिर मॉडर्निज्म आया। उस दौर में क्या था कि फीमेल्स को जो था घर से बाहर काम करने की इजाजत जो थी कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। तो जिन फीमेल्स ने क्राइम्स किए हुए थे उनको रिक्रूट कर दिया गया सजा के तौर पे कि वो जो है पेशेंट्स की केयर करें। मिड 1800 सेंचुरी से पहले जो था टाइम, उस वक्त कहते थे कि नर्सिंग जो थी विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन और कोई भी सोशल स्टेटस नहीं था। वो लोग ये कहते थे कि जो एक तरह से रिस्पेक्टेबल वुमेन है उनका कोई करियर नहीं है, उनका जो है सब कुछ उनका सिर्फ घर है, कि वो उस घर के अंदर सेव है, उससे बाहर अगर वो गई है तो वो रिस्पेक्टेबल नहीं रहेंगी। Then comes to period of Florence Nightingale, the brightest period in the field of nursing. फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल फर्स्ट मॉडर्न नर्स थी। इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन में एक रेवोल्यूशन लेकर आई। बहुत काम किया इन्होंने। इनको गार्जियन एंजल या एंजल ऑफ मर्सी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्राइमियन वॉर में बहुत ज्यादा काम किया था। उस वॉर में इन्होंने अपना दिन और रात पूरी तरह से सर्व किया था पेशेंट्स को। नर्सिंग प्रोफेशन के लिए रिस्पेक्टेबिलिटी लेकर आई थी ये। Nurses were viewed as noble, compassionate, moral, religious, dedicated and self-sacrificing. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्राइमियन वॉर में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। वहां पे इन्होंने क्या किया था कि पेशेंट्स को इन्होंने केयर प्रोवाइड की थी उनके इन्वायरमेंट को बेटर बनाकर। जब किसी पेशेंट का इन्वायरमेंट बेहतर होता है, उसको केयर प्रोवाइड की जाती है, लव प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके अंदर हीलिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मुझे सारे लोग प्यार कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं मेरा, और मुझे ठीक होना है इनके लिए। तो जो सोल्जर्स थे उस वॉर में उनको केयर प्रोवाइड की थी इन्होंने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अक्सर रात को भी निकल जाती थी, अगर कहीं पता चलता था कि पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में, तो जाके उसको केयर प्रोवाइड करती थी अपनी पूरी टीम के साथ। तो इसीलिए इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। Then comes to question number 2, site of healthcare in ancient cultures.
कि जो एंशियंट कल्चर्स थे उनमें किस जगह पे पेशेंट को ले जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। जैसे कि हमारे आजकल मॉडर्न दौर में अगर पेशेंट कोई होता है तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं या किसी भी ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी क्लिनिक वगैरह में लेकर जाते हैं जहाँ पे हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं ताकि पेशेंट्स जो है उनको ट्रीट किया जा सके। तो जो एंशियंट कल्चर थे वहां पे ऐसी कौन सी साइट थी जहाँ पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता था? तो जो एंशियंट पीरियड्स थे बीसी से लेके 500 एडी तक, तो जो रूलिंग क्लास होती थी उस टाइम की, जो बादशाह या उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते थे, दरबारी लोग या जो पादरी थे, वो फिजिशियन थे। अपने पूरी फैमिली से या एंसेस्टर से जो उन्होंने एजुकेशन ली होती थी किसी भी पेशेंट को डील करने की, वो उसी को अप्लाई करते हुए पेशेंट को ट्रीट करते थे। और जो साइट थी हेल्थ केयर की वो टेम्पल था या चर्च था, कि वो समझते थे कि वहां पे अच्छी रेडिएशंस होती हैं, अच्छी सोच होती है, वहां पे रिलीजियस इफेक्ट पड़ता है, जो गॉड होते हैं वो वहां पर स्पेशल उनकी जो है वो नजर होती है, और वहां पे जो पेशेंट अगर हम लेकर जाएंगे तो वो अच्छे से ट्रीट हो जाएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मतलब ट्रीटमेंट जो था वो किस बेस पे था, रिलीजियन बेस पे था या जो मैजिक की बेस पे था। फिर जब वॉर्स होती थी तो उस वक्त मिलिट्री टेंट्स बना दिए जाते थे, क्योंकि जाहिर है कि वहां पर तो हॉस्पिटल या कोई चर्च वगैरह टेंपल वगैरह अवेलेबल नहीं होता था। तो वहां पर मिलिट्री के या सोल्जर्स के कुछ स्पेसिफिक टेंट्स होते थे जिनको कह दिया जाता था कि यहाँ पर जो है पेशेंट्स ट्रीट होंगे। तो जो लोग भी वुंडेड होते थे उनको वहां पर लाया जाता था और ला के उनको वहां पर ट्रीट किया जाता था, जो भी उस वक्त जो थे उस वक्त के तरीकाकार थे उसके मुताबिक। तो physicians and their team usually look after the patients in those tents. In 335 AD, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता था कि क्रिश्चियनिटी जब डेवलप की तो क्रिश्चियनिटी ने हॉस्पिटल्स बिल्ड करने पे और नर्सिंग प्रोफेशन पे और मेडिकल प्रोफेशन को एडवांसमेंट लाने की कोशिश की। तो उस वक्त हॉस्पिटल्स डेवलप हुए, फिर रोमन मिलिट्री हॉस्पिटल्स बने और अरब हॉस्पिटल्स वगैरह भी बन गए। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है और उनका जो वेद का एजुकेशन है, आयुर्वेद जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत पुराना इल्म है। तो किंग अशोका के दौर में इंडियन हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश हुए थे और वो बिल्कुल इस तरह से थे जैसे आजकल के मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं। आप हैरान होंगे कि उस वक्त वहां पर सी सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल थी। वो लोग सी सेक्शन करते थे फीमेल का, और वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम और स्टरलाइजेशन सिस्टम वगैरह जो उस वक्त के मुताबिक था वो अवेलेबल था वहां पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, इस्लाम एंड नर्सिंग। कि इस्लामिक इरा में नर्सिंग प्रोफेशन जो था उसकी रेपुटेशन क्या थी और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी। तो उस इरा की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो रुफैदा बिनते साद अल इस्लामिया का आता है, जो कि पहली इस्लामिक और ईस्टर्न वर्ल्ड की नर्स थी। रुफैदा accompanied Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his wars, participating in many battles such as Badr, Uhud, Khandak, Khaybar, and others. She was responsible for taking care of the wounded and dying soldiers, establishing a field hospital that had a system of movable tent to assist the wounded and diseased warriors. बैटल फील्ड में चूंकि वहां पर कोई हॉस्पिटल की तरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो वहां पर क्या था, टेंट्स थे, मूवेबल टेंट्स थे, जिसमें एक फील्ड हॉस्पिटल बना दिया गया, जिस तरह से हमारे आजकल होता है कि कहीं पे हम जाते हैं कंपेन्स वगैरह के लिए तो वहां पर हम एक टेंट लगा के वहां पे हम छोटा सा एक हॉस्पिटल का सेटअप जो है वो डिजाइन कर लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह के एक सेटअप उन्होंने वहां पर वॉर्स में डिजाइन किया था। और सबसे ज्यादा वो फोकस किस चीज पे करती थी, वो सबसे ज्यादा फोकस करती थी हाइजीन पे और इन्वायरमेंट पे। और उन्होंने अपना वॉलंटियर फीमेल नर्सिस का एक ग्रुप भी बनाया हुआ था, जिसमें वो क्या था, उनकी टीच की हुई ऐसी स्टूडेंट्स थी जो कि उनकी हेल्प करती थी। आगे चलते हैं तो उनके कामों में से एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है दैट शी वाज एन एडवोकेट फॉर हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। रुफैदा डिजाइंस कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग एंड मेडिकल केयर।
मेडिकल और नर्सिंग केयर में कोड ऑफ एथिक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आप सब जानते हैं कि जब तक आपके पास आपके एथिक्स नहीं है, आपके अखलाकियात नहीं है, आपको मैनर्स नहीं है किसी से बात करने का, अपने पेशेंट को डील करने का, तब तक आप एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि कोड ऑफ एथिक्स डिजाइन किए थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम कि हमें अपने पेशेंट के साथ किस तरह से डील करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे वो अच्छा महसूस करें विद इन आवर प्रीमिसेस, वो प्रीमिसेस जो हम पे इस्लाम लागू करता है। Then she was the pioneer in nursing in her era. उन्होंने क्लिनिकल जो प्रैक्टिस थी वो किससे सीखी थी? अपने फादर से सीखी थी जो कि एक फिजिशियन थे। उन्होंने एक स्कूल स्टैब्लिश किया जहाँ पे वो मुस्लिम वुमेन को पढ़ाती थी। क्या बताती थी? उनको फर्स्ट एड के बारे में और इमरजेंसी केयर के बारे में। और ये स्कूल मिडिल ईस्ट का सबसे पहला नर्सिंग स्कूल था। क्वेश्चन नंबर 4, फाउंडर ऑफ नर्सिंग। Here are some nursing leaders. Florence Nightingale. I have already told you about the Florence Nightingale and we will discuss this topic later in the same lecture. Clara Barton. Clara Barton was a school teacher who volunteered as a nurse during American Civil War. Lillian Wald. Lillian Wald, the founder of public health nursing, she provided nursing services to the poor in New York slums. न्यूयॉर्क स्लम्स में इन्होंने पुअर पीपल को क्या किया था कि नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उनका ख्याल रखा था, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड की थी। लिविनिया डॉक, शी वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर्स जो हैं वो नर्सिंग प्रोफेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो नर्सिंग प्रोफेशन को कंट्रोल करें। नर्सिस के ही कुछ सीनियर लोगों को ये जो है वो परमिशन मिलनी चाहिए कि वो अपने डिपार्टमेंट को, अपने प्रोफेशन को खुद से डील करें और उसके प्रॉब्लम्स को खुद से रिजॉल्व करें, क्योंकि जो लोग इस डिपार्टमेंट के नहीं हैं वो इसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। Then comes to Margaret Sanger. She was the first nurse to develop a public birth control information clinic and she was imprisoned on this crime. Then comes to Mary Breckinridge. She was notable pioneer nurse in developing frontier nursing services. इन्होंने एक ऐसी एनजीओ, एक ऐसा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था फ्रंटियर नर्सिंग सर्विसेज के नाम से, जिसने क्या किया था कि डिवास्टेटेड फ्रांस जो था, जब फ्रांस में जो थी खाना जंगियां वगैरह शुरू हुई थी, उनकी वॉर्स हुई थी, तो वहां पर जो पुअर पीपल थे उनको फूड और इस तरह की जितनी भी क्लोथ्स वगैरह की फैसिलिटीज और उसके अलावा उनको हेल्थ केयर जो थी प्रोविजन वो भी उन्होंने प्रोवाइड की थी। तो ये सब जो थे ये पायनियर लीडर्स थे नर्सिंग फील्ड के, लेकिन इनमें से फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द वन हु इज नोन फॉर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, founder of modern nursing, called as Lady with the Lamp due to her efforts in Crimean War. First nurse to exert political pressure on the government. इन्होंने गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल प्रेशर डाला था कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसको फर्दर जो है हम एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाएं, इसमें कुछ रेवोल्यूशंस लेकर आए, कुछ ऐसी सर्टेन हम चेंजेस लेकर आए कि ये जो प्रोफेशन है ये एक तो पब्लिकली जो है इसको एक्सेप्टेबल समझा जाए और इसके अंदर कुछ ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाए कि जो लोग इसमें काम करना चाहें ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। She was the first nursing scientist theorist for her work. उन्होंने कुछ लिखा था, कुछ राइटिंग्स थी उनकी, नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। ये उनकी थ्योरी थी कि बताया जाए दुनिया को कि हकीकत में क्या चीज है इस प्रोफेशन में और क्या ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए इसमें।
She was born to a wealthy family and believed that she was called by God to help others and to improve the well-being of mankind. She was given an honorarium of about 4,500 euro by a grateful English public. वो क्राइमियन वॉर में उन्होंने जो काम किया था, जब वो क्राइमियन वॉर खत्म होगी, जब वहां से वो वापस आई, तो वहां के जो सोल्जर्स थे, जो पीपल थे, उन्होंने एज अ गिफ्ट उनको 4,500 यूरोस दिए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस मनी को एक नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर नर्सेज डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, ताकि वहां से जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट होकर निकलें और फर्दर जो है नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 5, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि जो नर्सिंग फील्ड है वो एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वुमेन रोल्स। As you already know that from the beginning of the time women have cared infants and children, thus nursing could be said to have roots in the home। कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो शुरू से घर में केयर प्रोवाइड करती आ रही हैं। जब भी घर में कोई बीमार होता है तो फीमेल जो है उसके लिए खाना बनाती है, उसकी केयर प्रोवाइड करती है, उसके रेस्ट का ख्याल रखती है। एज अ वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है, अगर वो बीमार होता है उसको ट्रीट करती है, उसके बच्चे होते हैं तो उनको ट्रीट करती है, अगर वो एज अ डॉटर है तो अपने घर में अगर उसके फादर या ब्रदर में से कोई अगर बीमार हो जाता है तो उनको केयर प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि पूरे घर का जो एक सिस्टम है हमारे यहाँ, तो वो फीमेल जो है उसको इस्टेब्लिश कर रही होती है। तो वो जो केयर प्रोवाइड की जाती थी, तो वो केयर जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो नर्सिंग है। Generally, the care provided was related to physical maintenance and comfort। तो उन लोगों को comfort provide की जाती थी। Then religion। तो religion ने भी मैं आपको बताया है कि significant role play किया था नर्सिंग को डेवलप करने में, जिनमें सबसे ज्यादा कौन था रिलीजन था, क्रिश्चियनिटी था। Christianity which exerts its effect over care provision to people। It gave the values like self-sacrificing, spiritual calling and devotion to duty and hard work। क्रिश्चियनिटी ने ये थॉट डेवलप की थी लोगों के अंदर कि जो केयर प्रोविजन है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते जाओगे तो क्या होगा कि आपकी सोसाइटी जो है वहां पे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और डिजीज लोगों की जो प्रोपोर्शन है वो ग्रेजुअली क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। वॉर, एज वी ऑलरेडी नो कि वॉर एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वुंडेड सोल्जर्स होते हैं, हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर इतने सारे लोग इस तरह की हैपहैजर्डली जो है वो डिस्टर्ब हो, तो वहां पे एक ऐसा बिहेवियर डेवलप कर जाता है कि हर कोई दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा होता है। तो 15th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक पूरी वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में रही है, बहुत ज्यादा वॉर्स हुई हैं, बहुत ज्यादा लोग जो थे वो डेथ हुई हैं। तो वॉर जो थी उसने एक ऐसा बिहेवियर डेवलप कर दिया था लोगों के अंदर कि केयर प्रोविजन जो है वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस बिहेवियर को स्ट्रेंथ किसने दी, नाइटिंगेल के बिहेवियर ने ड्यूरिंग द क्राइमियन वॉर। उन्होंने जो केयर प्रोवाइड की लोगों को, तो उस केयर ने ये इम्पैक्ट डाला लोगों पे कि केयर जो है अगर हम दूसरों को प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है वह बेटरमेंट की तरफ आएगी। और कोई ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए स्पेसिफिकली जो सिर्फ केयर प्रोवाइड करे। तो नर्सिंग फील्ड की रूट्स जो थी वो 15th सेंचुरी में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डीपली रूटेड होने लगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइटिंगेल और उनकी टीम ने क्या किया। मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर ही मैंने जैसे पहले डिस्क्राइब किया था कि उन्होंने लॉन्ड्री, किचन्स, रिक्रिएशनल सेंटर्स और सर्टेन रीडिंग रूम्स बना दिए थे कि उस पूरे एनवायरनमेंट को पेशेंट के लिए इतना आप मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग बना दो कि वो वहां रहते हुए उकताए नहीं, बोर ना हो वो, और वो फील करे कि हर कोई जो है वो मेरा ख्याल रख रहा है, मुझे केयर प्रोवाइड कर रहा है।
तो वो कॉन्फिडेंट हो जाए। और यही जो कॉन्फिडेंट होता है और जो पर्सनल विल होती है ना किसी बंदे की ट्रीटमेंट की तरफ आने की, वो विल जो है वो टॉप पे चली जाती है। तो जब इंटरनल इंस्टिंक्ट आती है ना ठीक होने के लिए, रिकवर करने के लिए, तो फिर पेशेंट रिकवर करता है और वो बहुत स्पीडली रिकवर करता है। सोसाइटल एटीट्यूड्स, सोशल एटीट्यूड्स के बारे में पहले क्या था, एंशिएंट कल्चर्स में वो कहते थे कि जो फीमेल है उसका सिर्फ वो तब तक रिस्पेक्टेबल वुमन कंसीडर की जाएगी जब तक वो अपने घर के अंदर है। वो घर से बाहर निकलेगी तो वो गलत कामों में पड़ेगी। फीमेल के करियर को, उसकी एजुकेशन को बहुत बुरा समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता 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 विद द डेवलपमेंट क्या हुआ कि लोगों की ये सोच बदलना शुरू हो गई कि फीमेल सिर्फ हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं है, उसके अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं कि अगर आप अपनी पूरी कम्युनिटी की, फॉर एग्जाम्पल हम अपने कंट्री की ही बात करें तो 50% अगर हम कहते हैं कि फीमेल्स हैं 50% मेल्स हैं, तो हम सिर्फ अगर मेल्स को कह दें कि वो काम करें तो हमारी 50% जो पॉपुलेशन है वो तो घरों में बैठी है, उनके पास भी ब्रेन्स हैं। तो उस दौर में क्या होता था कि फीमेल जो थी उनको घरों में बिठा दिया जाता था कि उनका काम, उनकी जॉब जो है सिर्फ जो है अपने हस्बैंड को कंफर्ट प्रोवाइड करना और अपने बच्चों की केयर करना और जो हाउस था उसका सेटअप जो था मेंटेन करके रखना है। उसी के इर्द गिर्द उसकी पूरी लाइफ का सर्कल जो था वो रिवॉल्व करता था और लाइफ एंड्स। फिर 19th सेंचुरी में नाइटिंगेल ने जब बाहर निकलकर काम करना शुरू किया और उनकी जैसी बहुत सारी नर्सिंग लीडर्स, जिसमें लिवियाना डॉक आ जाती है, मार्गरेट सेंगर आ जाती है, तो उन लोगों ने जब काम किया तो उन लोगों के काम को देखते हुए फिर हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हुआ कि नर्सिंग प्रोफेशन इज नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। These all are the historical perspectives of nursing. Question number 6. Nursing in Mughal period. मुगल बादशाहों का जो दौर था, उस दौर में नर्सिंग जो थी उसकी क्या डेवलपमेंट हुई थी और किस तरह से नर्सिंग फील्ड को वहां पे लोग लेकर चल रहे थे। The women in the Mughal period were wet nurses to princes and princesses with the title रॉयल नर्स अंगा और महामंगा। मतलब वो लोग उन नर्सिस को अंगा कहते थे या महामंगा कह के बुलाया करते थे। These women were usually represented prominently in the Mughal sources providing care to magnificent children. तो जो दरबारी लोग होते थे, बादशाह के बेटे या वज़रा जो थे बादशाह के, उनके बच्चे जो थे, सिर्फ उनको केयर प्रोवाइड किया करती थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो बादशाह अकबर वाला ड्रामा देखा होगा, उसमें वो महामंगा कह के बुलाते थे। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो जो वेट नर्सिस होती हैं या जो दाइया होती है तो उसको महामंगा कह के बुलाया करते थे। Mughal imperial family have to rely on these services of vet nurses with an open mind and with warmth. They never judge their practice. कि जो बच्चे के बारे में, बच्चे की केयर के बारे में रॉयल नर्स जो थी, जो रिकमेंडेशन देती थी, उस पे कोई भी जो पर्सन था रॉयल फैमिली का, वो कभी भी जजमेंट अप्लाई नहीं करता था। वो कभी भी उनके साथ जो थे गलत बयानी नहीं करते थे और उनके साथ रिस्पेक्टफुली जो थे वो पेश आते थे। मुगल हिस्ट्री राइटर्स रोट दैट वेट नर्सेस शुड बी पायस वुमेन। तो वो उन औरतों को लेकर आते थे जो कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता था, जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जो जाहिर है कि जो फीमेल जो है, जो दूध पिला रही है औरत, वो क्या होता है, दूध खून से आता है और खून में असर कहाँ से आता है, जेनेटिकली असर आता है। तो जो हैबिट्स उस फैमिली के पिछले लोगों की होंगी वही हैबिट्स उस फीमेल की होंगी और वही हैबिट्स उनके बच्चे में आएंगी। तो वो ये देखते थे कि वो जो फीमेल्स हैं वो किसी ऐसी फैमिली से हों जिनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है या बहुत अच्छी फैमिली से आए वो। Abul Fazl in his Akbarnama explains that before selection wet nurses have to be even tempered and spiritually minded, कि उनका जहन जो है वो बहुत अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज वे में हो, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो और वो किसी भी मामले को बहुत अच्छे से समझ सकती हो। क्वेश्चन नंबर 7.
नर्सिंग डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। हम डिफरेंट स्कॉलर्स की दी हुई नर्सिंग की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज बाय नाइटिंगेल, द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। तो आप इस डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट पार्ट आप इतना करें कि किसी भी पेशेंट के एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करना टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। पेशेंट की रिकवरी के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए हम अगर पेशेंट के एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करते हैं तो क्या होगा, वो नर्सिंग है। नाइटिंगेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्या किया था कि जो वार फील्ड थी, बैटल फील्ड, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो पेशेंट थे उनके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को उन्होंने मॉडिफाई किया था, कुछ वे सर्टेन वेरिएशंस लेकर आई थी वो, कि उन्होंने वहाँ लॉन्ड्री, किचन, रिक्रिएशनल एरियाज और बुक्स वगैरह अरेंज की थी ताकि पेशेंट्स उनको पढ़ सके। तो क्या किया उन्होंने, उनके एनवायरनमेंट को यूटिलाइज किया टू असिस्ट हिम इन देयर रिकवरीज। गॉट इट? Next, the definition, the American Nursing Association described nursing practice as a direct, goal-oriented, and adaptable to the needs of the individual. तीन पहले उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बता दी उसकी नर्सिंग की, कि डायरेक्ट होती है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है पेशेंट के साथ। गोल ओरिएंटेड मींस कि आपके पास एक सर्टेन गोल है, पेशेंट की रिकवरी, दैट इज योर गोल। तो डायरेक्ट है, गोल ओरिएंटेड है, एंड अडेप्टेबल, वो अडेप्ट कर सकती है टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, टू द फैमिली एंड द कम्युनिटी ड्यूरिंग देयर हेल्थ एंड देयर इलनेस। अब हेल्थ में किस तरह से नर्सिंग हेल्प करती है? हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए नर्सिंग हेल्प करती है, और डिजीज की प्रिवेंशन और रिकवरी में नर्सिंग हेल्प करती है। तो क्या होगा, डायरेक्ट, गोल ओरिएंटेड and adaptable to the needs of the individual, family, community during health and their illness. Done? Next पे चलते हैं, थोड़ी सी मुश्किल है ये, वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी। The unique function of the nurse is to assist the individual. First function क्या हो गया? To assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death in certain conditions, that he would perform unaided if he had necessary strength, will or knowledge. कि नर्स का जो यूनिक फंक्शन क्या है कि इंडिविजुअल को असिस्ट करना, either he or she is sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery or the peaceful death, that he would perform unaided, जो वो बगैर किसी की हेल्प के कर सकता था, वो काम उसको करवाने हैं हमने। कि अगर उसके पास स्ट्रेंथ होती और वो जो काम उस वक्त अपनी स्ट्रेंथ में कर सकता था, वो काम हमने उसको करने में हेल्प करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8, definition of nursing by World Health Organization. Nursing encompasses autonomous and collaborative care of the individuals of all ages. तो कीवर्ड आपका क्या होगा इसमें? केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस। ऑटोनमस मींस जिसमें नर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी एजुकेशन की बेस पे, जो उसको अपनी एजुकेशन की बेस पे बेटर लग रहा है वो क्लाइंट के लिए करे, खुद मुख्तारियत से। नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care of the individual of all ages, families, groups and communities, sick or well in all settings. वो हेल्थ केयर फैसिलिटी की सेटिंग हो सकती है, वो कम्युनिटी की सेटिंग्स हो सकती हैं, वो किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की सेटिंग हो सकती हैं, जहाँ पे एक कोलैबोरेटिव और ऑटोनमस केयर प्रोवाइड करनी है इंडिविजुअल्स को ऑफ ऑल एजेस, फैमिलीज, groups and communities, sick or well in all settings. It includes the promotion of health, the prevention of illness,
and the care of ill, disabled and dying people. Got it? Question number 9. Types of nursing educational programs. नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम की टाइप्स के, किस तरह से नर्सिंग एजुकेशन जो है वो इनिशिएट होती है और किस तरह से आगे फर्दर जो है ये डॉक्टरल लेवल तक जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नर्सिंग एजुकेशन की डेफिनेशन करेंगे। नर्सिंग एजुकेशन इज डिजाइन टू गाइड स्टूडेंट्स इनटू हाई लेवल नर्सिंग एजुकेशन करियर्स टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज, कि अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है जो एजुकेशन गेन करते हैं, दैट इज नर्सिंग एजुकेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, नर्सिंग असिस्टेंट्स आ जाते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट्स ऑल्सो गो बाय द टाइटल ऑफ नर्सिंग एड्स और सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट्स। आइदर ये 1 ईयर डिप्लोमा हो सकता है या 2 ईयर डिप्लोमा हो सकता है, जो कि प्रीवियसली होता था। ये लोग जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो एज अ नर्सिंग असिस्टेंट काम करते हैं। हमारे सर्टन जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन कम्स लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स। लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स का मतलब है 3 इयर्स डिप्लोमा। 3 इयर्स डिप्लोमा मीन्स कि उसके अंदर ज्यादा फोकस जो होता है वो प्रैक्टिकल नर्सिंग पे होता है एज कम्पेयर टू स्टडी। तो वो लोग जो अपनी 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं उनको जब जॉब पे हायर किया जाता है तो उनको लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सिस कहा जाता है। देन कम्स रजिस्टर्ड नर्सिस। अगर कोई लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स 2 ईयर की RN डिग्री जो है पोस्ट RN जिसे हम कहते हैं उसे कंप्लीट कर लेती है तो रजिस्टर्ड नर्स हो जाती है वो, ठीक है। और उस वक्त जो है उनका स्केल जो है वो 16 से 17 हमारे कंट्री में जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बैकलॉरेट डिग्री प्रोग्राम लीड टू लाइसेंसर एज एन RN BSN, जो कि हमारी डिग्री है। BSN जो शुरू में था वो 3 ईयर डिप्लोमा था और उसके बाद 1 ईयर की जो थी वो इंटर्नशिप थी, ठीक है। तो उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशंस लेकर आए गए और पहले जो था वो ये था कि प्रैक्टिकल ज्यादा था, एजुकेशन कम थी। तो HCC ने जब डिजाइन किया BSN को तो उन्होंने कहा कि जो BSN है इसके अंदर एजुकेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू देयर प्रैक्टिकल ड्यूरिंग स्टडी। उसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप होगी जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो पूरी के पूरी जो है अपनी प्रैक्टिस जो है वो 4 साल में जो उन्होंने स्टडी किया उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मास्टर्स प्रोग्राम इन नर्सिंग, दैट इज MPhil और MSN। MPhil की जो एजुकेशन है वो होती है कि अगर आपने टीचिंग फील्ड में जाना है फर्दर अपनी BSN कंप्लीट करने के बाद तो आप MPhil की स्टडी करते हो। अदरवाइज अगर आपने नर्सिंग फील्ड में जाना है तो आप MSN की स्टडी करते हो। MPhil आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, ठीक है, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड। और MSN भी आप किसी भी सब्जेक्ट में फर्दर कर सकते हो और उसमें आप स्पेशलिटी भी कर सकते हो कि आपने अगर पीडियाट्रिक्स में स्पेशलिटी करनी है, आपने सर्जरी में स्पेशलिटी करनी है। उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आता है डॉक्टरल प्रोग्राम्स, PhD आती है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जो है यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है और वहां पर जो है वो डॉक्टरल लेवल की जो नर्सिंग स्टडीज हैं वो इंशाल्लाह ताला होंगी। Then come to question number 10, history of nursing education in Pakistan. सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 to 1955. There were only 3 schools of nursing with diploma nursing program and diploma in midwifery. 4 additional schools of nursing were established. No standardized syllabus and books were selected. There was no concept of nursing research. कि सिर्फ 3 स्कूल्स ऑफ नर्सिंग थे पूरे कंट्री में जिनमें सिर्फ डिप्लोमा नर्सिंग प्रोग्राम होता था और मिडवाइफरी में डिप्लोमा होता था। उसके बाद 4 एडिशनल स्कूल्स बनाए गए लेकिन उनका भी अभी तक कोई स्टैंडर्डाइज सिलेबस या कोई बुक्स या कोई करिकुलम डिजाइन नहीं था और रिसर्च वर्क जो था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर हम बात करते हैं 1956 टू 1997 की। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा Psychiatric, pediatric and community health nursing education started. Degrees of post RN started. कि जो डिप्लोमा था डिप्लोमा के बाद जो डिग्री शुरू हो गई पोस्ट RN की RN रजिस्टर्ड नर्स के लिए।
करिकुलम डिजाइन कर दिया गया उस वक्त, और बेसिक सी रिसर्च वर्क जो था वो भी इनिशिएट करा दिया गया, अभी पब्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। 1997 to 2002 baccalaureate degree program was initiated, BSN was initiated, एडवांस टीचिंग मेथड्स वर चूजन, जिनमें मल्टीमीडिया आ जाता है आपका, ठीक है, उसके अलावा सेमिनार्स वगैरह आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम वाज डिजाइन्ड, रिसर्च वर्क वाज फुली एस्टैब्लिश्ड। 2004 टू डेट, आज तक क्या क्या हुआ कि many schools of nursing and colleges of nursing are established, masters and doctorate degrees are started across the country, डिग्रीज स्टार्ट हो गई। HEC हायर एजुकेशन कमीशन एंड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल established proper curriculum for nurses, scientific publications increased। मतलब इस पूरे पीरियड के अंदर नर्सिंग में मुसलसल जो थी वो एडवांसमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर, और फर्दर जो है अभी भी इस पर काम हो रहा है। पीएनसी जो है हमारा करिकुलम डिजाइन करती है, और उसके साथ साथ पीएनसी क्या करती है कि नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स जो है उनको मेंटेन करके रखती है, नर्सिंग जो एग्जामिनेशंस है उनको जो है वो कंट्रोल करती है। उसके अलावा एक लाइसेंशियल एग्जामिनेशन होता है जो कि हमारे 4 ईयर बीएसएन कंप्लीट होने के बाद होता है, उसमें आपके पूरे 4 इयर्स का सिलेबस होता है, और जब वो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें क्लियर करने के बाद आपको नर्सिंग प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस के मिलने के बाद आप अक्रॉस द कंट्री या फॉरेन कंट्रीज में भी जाके आप जॉब कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स। गॉट इट? ओके जी, ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।